हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। अजय रावत जी की जो पुस्तक हमारी चल रही थी, आज उसका देखेंगे भाग 13। और उनकी पुस्तक का हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4, यानी गोरखा शासन, जिसका हम दूसरा भाग आज देखने वाले हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी कि आखिर अंग्रेजों ने गोरखाओं की तारीफ क्यों की थी, किस वजह से की थी, और इनके बीच जो युद्ध हुआ था उसका मेन रीज़न क्या था, आखिर ये दुश्मन क्यों बने। तो सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ साथ कहानियाँ भी आपको बताई जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सेशन पसंद आते हैं तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और इसी के साथ साथ इसके पहले के जितने भी सारे वीडियो हैं वो ज़रूर देखें, आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। टकराव के समय नेपाल का शासक तो ठीक हुआ जो भी था, अब उसी शासक के अधीन एक हमारे प्रधानमंत्री होते थे, नेपाल के प्रधानमंत्री, ये थे भीमसेन थापा। और इनकी नीति क्या थी, साम्राज्यवादी थे। साम्राज्यवादी मतलब अगर किसी का क्षेत्र इतना है वो इतने क्षेत्र में बढ़ना, यानी अपने अगल बगल के क्षेत्र को भी हथियाना चाहता है। तो ऐसा करते करते ये लोग सिक्किम वाला पोर्शन भी हथिया चुके थे, बिहार का बहुत सारा पोर्शन हथिया चुके थे, और उत्तर प्रदेश वाला भी काफ़ी पोर्शन हथिया चुके थे लोग। तो इसी क्रम में, यानी अपनी साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए ही जो भीमसेन थापा, इन्होंने अंग्रेजों से गोरखपुर में 200 गांव छीन लिए थे। और इनके बीच का जो तात्कालिक युद्ध का कारण था, जो मेन रीजन बना इनके बीच के युद्ध का, वो था बुटवल प्रांत। ये बुटवल प्रांत जो है गोरखपुर में है, जो अंग्रेजों के अधीन था। वैसे तो एक राजा थे, पालिया के राजा, उनके अधीन था ये। तो पालिया के राजा को इन्होंने भगाया और इस प्रांत को अपने अधीन ले लिया। और पालिया वाला क्षेत्र किनके अधीन आता था, अंग्रेजों के अधीन आता था। तो इससे अंग्रेज नाराज हो गए थे। तो बुटवल प्रांत को अंग्रेजों ने कब कब्जा, 1804 में। अब अप्रैल 1814 में उस समय के हमारे जो गवर्नर जनरल थे हेस्टिंग्स, इन्होंने अपना क्षेत्र वापस लेने के लिए अपनी सेना को आदेश दिया। यानी इन्होंने सोचा कि बिना युद्ध के भी हम काम कर सकते हैं। तो उनकी तरफ से एक व्यक्ति गए थे शांति संदेश लेके। तो शांति वार्ता इनकी क्या हो गई थी, विफल हो गई। मेजर ब्रैडसो नाम के एक व्यक्ति हैं, ये गए थे शांति वार्ता करने के लिए, लेकिन शांति वार्ता विफल हो गई, यानी गोरखाओं ने अपमान कर दिया। तो अप्रैल 1814 में ही अंग्रेजों ने बुटवल प्रांत पर हमला कर दिया, और बुटवल प्रांत यानी गोरखपुर वाला एरिया वे जीत गए। अब इसके कुछ समय बाद ही 29 मई 1814 को गोरखाओं ने पुनः बुटवल पर आक्रमण कर दिया और कई अंग्रेजों को बिल्कुल मार काट कर दिया, बहुत भयानक तरीके से उनको मारा। अब इससे गवर्नर जनरल बहुत क्रुद्ध हो गए। तो नवंबर 1814 को गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, या इनका नाम एक मोयरा भी मिलता है, मोयरा भी कहते हैं इनको, लॉर्ड मोयरा, इन्होंने ये गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब देखते हैं आगे का घटनाक्रम। अब इन्होंने युद्ध करने के लिए क्या करा, इनकी प्लानिंग क्या थी। तो इन्होंने अपनी सेना को 4 हिस्सों में बांटा। तो पहला हिस्सा जो था मेजर जनरल मार्ले के अधीन था। इन्हें आदेश दिया गया कि बिहार के रास्ते आप काठमांडू पर हमला करेंगे। दूसरी सेना बनाई गई, उसके अध्यक्ष थे मेजर जनरल वुड, और इन्हें गोरखपुर यानी बुटवल वाले क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए नियुक्त किया गया। तीसरी सेना इन्होंने नियुक्त करी मेजर जनरल गिलेस्पी की अध्यक्षता में, और इन्हें खलंगा किले और नाला पानी के किले पर आक्रमण करने के लिए रखा गया। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो सक्सेसफुल रहे वे आते हैं, जो चौथी सेना उन्होंने बनाई थी मेजर जनरल ऑक्टर लोनी की अध्यक्षता में। इन्हें सतलज और यमुना तट से गोरखाओं पर हमला करने के लिए आदेश दिया गया। अब देखते हैं युद्ध किस प्रकार आगे बढ़ा था, वही महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखते हैं। तो सबसे पहला हमला खलंगा किले पर किया गया, जो कि देहरादून में स्थित है। गोरखाओं का नेतृत्व उस किले में कौन कर रहा था, बलभद्र सिंह थापा। लगभग 100-200 या 300 के आसपास यहाँ पर गोरखा सैनिक थे। और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहे थे, गिलेस्पी कर रहे थे। इनकी तो बहुत बड़ी सेना थी। अब गिलेस्पी ने 25 अक्टूबर को भी कोशिश करी इस पर आक्रमण किया 1814 में, 26 अक्टूबर को भी आक्रमण करा, 31 अक्टूबर को भी आक्रमण किया, लेकिन इसके तीनों आक्रमण क्या हो गए, विफल हो गए। अब तीनों आक्रमण विफल हो गए तो दिक्कत क्या हुई, इसी आक्रमण के दौरान गिलेस्पी का निधन हो गया। यानी गोरखाओं की वीरता की वजह से गिलेस्पी का निधन हो गया, और इनकी वीरता को अंग्रेजों ने भी सराहा था।
और बाद में फिर इन्होंने दिल्ली से एक बड़ी सेना भेजी, बहुत बड़ी सेना, लगभग इनके 60-70 करीब सैनिक बचे हुए थे, और अंग्रेजों ने आसानी से ये वाला किला जीत लिया था। लेकिन गोरखाओं का अदम्य साहस देख के वे भी बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए थे। और गोरखाओं ने अदम्य साहस दिखाया था, उससे रिलेटेड 2 स्मारक भी प्राप्त होते हैं हमारे खलंगा देहरादून से। और खलंगा जीतने के बाद अंग्रेजों ने सूरगढ़ का किला भी जीता था, और वहां पर गोरखाओं का नेतृत्व कौन कर रहा था? प्रबल भक्ति थापा। इसी के आसपास आगे अब जैसे ये वाला किला जीते तो गढ़वाल वाला पूरा क्षेत्र किसके अधीन आ गया है? ये पूरा क्षेत्र आ गया है अंग्रेजों के अधीन। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे का घटनाक्रम क्या हुआ? 25 अप्रैल 1815 को अल्मोड़ा पर इनका आक्रमण हो गया और ये क्षेत्र इन्होंने जीत लिया। 27 अप्रैल को 1815 को गार्डनर और बमसा यानी बमसा कौन थे उस समय के? ये मान के चलिए आप कुमाऊं के सेना नायक थे। इनके बीच एक संधि हो गई। 15 मई 1815 को अंग्रेज मलावगढ़ का किला भी जीत गए, और मलावगढ़ में ही मलावगढ़ की संधि होती है ऑक्टरलोनी और अमर सिंह थापा के बीच में, यानी यहां पर भी गोरखाओं ने हार मान ली थी। अब इस सारा कार्यक्रम होने के बाद ये पूरा क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गया। तो अब शांति वार्ता होती है, तो शांति वार्ता करने के लिए अंग्रेजों के साथ आए कौन? गोरखाओं के गजराज मिश्र और चंद्रशेखर उपाध्याय। अब ये गजराज मिश्र कौन थे? उस समय के जो हमारे रण बहादुर शाह नेपाल के राजा थे, उनके राजवैद्य या गुरु भी कह सकते हैं आप। तो शांति वार्ता अंग्रेजों के बीच जो हुई थी उसमें गजराज मिश्र, चंद्रशेखर उपाध्याय अंग्रेजों से मिले थे। अब इसके बाद का जो घटनाक्रम होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब होती है संगौली की संधि। संगौली की संधि काफी इंपॉर्टेंट है। इसी संधि के बाद अगर इसकी डेट अगर मैं बताऊं आपको, ये डेट दी गई है कहीं कहीं किताब में 28 नवंबर 1815। अब संधि की क्या क्या शर्तें रखी गई थी? संधि की शर्तें रखी गई जैसे आप हमारे राज्य में नहीं आएंगे, यानी गोरखा अंग्रेजों के राज में नहीं आएंगे और अंग्रेज गोरखाओं के राज में नहीं आएंगे। इसी संधि के तहत अगली चीज अगर बताई जाए, सबसे पहली तो एक चीज उन्होंने ये करा, जैसे हमारा एक काली नदी है जो नेपाल और उत्तराखंड को अलग करती है, तो काली नदी वाला क्षेत्र माना ये है, तो गोरखाओं ने कहा हम इस तरफ रहेंगे, आप इस तरफ रहे, यानी इस नदी के आर पार कोई नहीं आएगा। तो तभी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, एक सवाल आता है इतिहास में कौन सा देश कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा? तो वो नेपाल नहीं रहा, इसी संधि की वजह से। और क्या क्या रहा? और जितने भी क्षेत्र एक दूसरे के इन्होंने हथियाए थे वो सारे वापस किए गए। और इसी के साथ साथ काली और राप्ती नदी के तराई वाला क्षेत्र अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। बुटवल को छोड़कर, बुटवल के आसपास वाला क्षेत्र छोड़कर राप्ती और गंडक एक नदी आती है यूपी में, गंडक की तराई वाली भूमि भी किसको दिया गया? अंग्रेजों को दिया गया। इसी के साथ साथ गंडक और कोसी के बीच की तराई वाली जो जमीन थी, गंडक और कोसी कहाँ पर? बिहार में, वो वाला क्षेत्र किसके अधीन आ गया? वो वाला क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गया। और काली नदी के पश्चिम वाला क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हो गया, यानी माना ये काली नदी है तो पश्चिम वाला क्षेत्र माने उत्तराखंड वाला क्षेत्र, और पूर्व वाला क्षेत्र गोरखाओं के अधीन। और इसी संधि के दौरान याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संगौली की संधि गजराज मिश्र और कर्नल बेट्सो के बीच में हुई। और इसी समय संधि के समय नेपाल का राजा कौन था? रण बहादुर शाह। अब रण बहादुर शाह तो था, इन्होंने ये जो संधि हुई थी इसको अस्वीकार कर दिया। अब क्या करेंगे अंग्रेज? अब अंग्रेज इन्हीं के खिलाफ चले जाएंगे, इन्हीं के देश में। अब वही घटनाक्रम हमने देखना भी है। 10 फरवरी 1816 को नेपाल पर इन्होंने पुनः आक्रमण किया। किसके नेतृत्व में? ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में। 4 मार्च 1816 को नेपाल सरकार ने संधि स्वीकारनी ही पड़ी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने अपना विभत्स रूप दिखा दिया था। यहाँ पर बहुत सारे गोरखा सैनिक भी मारे गए थे। तो अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इसके बाद और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हमारे पास। 30 नवंबर 1815 को खलंगा का किला जीत गए थे अंग्रेज। खलंगा कहाँ पर? देहरादून में। और ये क्षेत्र जीतते ही गढ़वाल वाला क्षेत्र किसके अधीन हो गया? अंग्रेजों के अधीन हो गया। अब अंग्रेजों ने क्या करा, जो गढ़वाल का पश्चिमी वाला उपजाऊ क्षेत्र था वो तो अपने अधीन ले लिया, शेष भाग किसको दे दिया? सुदर्शन शाह को दे दिया, क्योंकि सुदर्शन शाह के कहने पर ही ये गोरखाओं के खिलाफ लड़ने आए थे। एक रीजन ये भी था
सुदर्शन शाह ने इनको बुलाया था, उन्होंने कहा था कि मैं आपको इतना धन दूंगा, आप इनको भगाइए यहाँ से। और दूसरा रीजन था अंग्रेजों ने उनके खिलाफ आक्रमण क्यों किया, वो बुटवल प्रांत जहाँ पर बहुत सारे अंग्रेज सैनिक इन्होंने मार दिए थे। 4 मार्च 1820 को संधि के अनुसार टिहरी सुदर्शन शाह के अधीन मानी गई, यानी जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने टिहरी रियासत को मान्यता दे दी थी 4 मार्च 1820 को। इसी के साथ महत्वपूर्ण कहानी हमारी समाप्त होती है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखने हैं। अमर सिंह थापा जब आए थे, जब हमने देखा 1790 में गोरखा कुमाऊं आ गए थे, कुमाऊं वाला क्षेत्र जीत गए थे, और 1804 में ये गढ़वाल वाला क्षेत्र जीत गए थे। तो गढ़वाल और कुमाऊं का सर्वोच्च अधिकारी बनाया गया था, आपने याद रखना है। गढ़वाल और कुमाऊं का सर्वोच्च अधिकारी बनाया गया अमर सिंह थापा को, अमर सिंह थापा को। अब इसी की सहायता के लिए अमर सिंह थापा ने अपनी सहायता के लिए एक व्यक्ति को नायब सुब्बा बनाया था, नायब सुब्बा। तो नायब सुब्बा थे इसके हस्तीदल चौतरिया, हस्तीदल चौतरिया। अगला फैक्ट देखते हैं। अब सर्वोच्च अधिकारी गढ़वाल का तो कौन था, अमर सिंह थापा। तो गढ़वाल में इसने अपना सेनापति बनाया, अमर सिंह थापा ने गढ़वाल में अपना सेनापति बनाया है रणधीर सिंह बसनियात, रणधीर सिंह बसनियात। ये सारे फैक्ट आपने याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अब इसके बाद एक और सेना नायक आते हैं रणजोर सिंह थापा, रणजोर सिंह थापा। अब इनके टाइम पे क्या क्या हुआ था। अब रणजोर सिंह थापा को हमारे मौला राम जी क्या कहते हैं, दानवीर कर्ण की उपाधि देते हैं। काफी विद्वान व्यक्ति थे, विद्वानों को आश्रय भी देते थे। और रणजोर सिंह थापा ने ही कुछ नए कर भी लगाए थे, जिनके बारे में पिछले क्लास में आपको बता चुका हूं, इन करों के बारे में। और ये कर लगाए थे जैसे मौकर, डांकर, डांकर के बाद मझारी कर या मिझारी कर। इसी के साथ साथ आता है हमारा सलामी कर, सलामी कर के बाद आता है सोनिया फागुन कर। तो ये सारे कर किसने स्टार्ट करे थे, ये सारे कर स्टार्ट करे थे रणजोर सिंह थापा ने। और इन्हीं के टाइम पे याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया भी था। एक कढ़ाई दीप एक सजा होती थी इनके, दीप तो कई प्रकार के थे इनके। तो कढ़ाई दीप सजा सुनाई गई थी हरसेवक जी को हत्या के आरोप में। तो इन्हीं के टाइम पे हरसेवक जी को कढ़ाई दीप की सजा सुनाई गई थी। और नीति घाटी के जो भोटांतिक थे, यानी भोटिया जनजाति वाले थे, इन्हीं के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण भी किया था, नीति घाटी के भोटांतिकों ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उम्मीद है सारे फैक्ट आपके कवर हो रहे होंगे। अब देखते हैं कुछ अन्य फैक्ट, जैसे अब गोरखाओं के अगर देवताओं के बारे में बात करें, गोरखाओं के जैसे कुछ अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। तो उन अभिलेखों, उन गोरखाओं की जो सनद हैं, सनद माने जो उनके अभिलेख हैं, उनमें ये पता चलता है कि ये दुर्गा पूजा किया करते थे, दुर्गा माता की पूजा किया करते थे। इसी के साथ साथ गोरखाओं की एक जनजाति है गुरुड़ जाति। कौन सी जाति, गुरुड़ जाति। तो गोरखाओं की जो गुरुड़ जाति है वो मोष्टा देवता को पूजती है, मोष्टा देवता को पूजती है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट आपने याद रखना है, रण बहादुर शाह जो शासक भी था, कुछ समय बाद ये क्या बन गए थे, सन्यासी बन गए थे। रण बहादुर शाह क्या बन गए थे, सन्यासी बन गए थे। तो इनका जब इन्होंने सन्यास लिया था, सन्यास ग्रहण करने के बाद इन्होंने कौन सा नाम धारण किया, तो इनका नाम रखा गया निर्गुणानंद, निर्गुणानंद। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। एक पुस्तक है रण बहादुर चंद्रिका, रण बहादुर चंद्रिका। अगर पूछा जाता है रण बहादुर चंद्रिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं हमारे मौला राम जी, मौला राम जी। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला एक पॉइंट ये पूछा जाता है कि भैया जो नेपाल के राजा थे वो किस वर्ण के थे, तो आपने याद रखना है वो राजपूत वर्ण के थे। और कहानियों के अनुसार ये भी पता चलता है कि अलाउद्दीन का जब
अलाउद्दीन खिलजी का जब युद्ध हुआ था तो राजस्थान से कुछ राजपूत वर्ण के लोग भागकर पहाड़ी क्षेत्रों में आए थे। तो पहाड़ी क्षेत्र से आगे बढ़ते बढ़ते ये जो राजपूत वर्ण है कहाँ पहुँचे, नेपाल में पहुँचे। तो नेपाल में ही इन्होंने शासन करना स्टार्ट कर दिया था। उम्मीद है सारे फैक्ट आपके कवर हुए होंगे। तो इसी के साथ हमारा गोरखा राजवंश भी समाप्त होता है। यानी अजय रावत जी की जो हमारी पुस्तक है उसके 4 चैप्टर आज हमारे समाप्त होते हैं। अगला चैप्टर यानी 5वां चैप्टर हम कल से देखने वाले हैं। पुरानी वीडियो ज़रूर देखें। कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हमारी आई थी प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हमने लगभग 2 घंटे की क्लास है वो हमारी, उसमें हमने एक पूरा यानी प्राचीन भारत पूरा टॉपिक वाइज कंप्लीट किया हुआ है। आपको जैसे ही समय लगता है उस वीडियो को देखें, टुकड़ों में बनाकर देखें, 20-20 मिनट आधा आधा घंटा करके आप देख सकते हैं। टोटल 2 घंटे की वीडियो है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर किए गए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। तो लगातार आपने सेशन देखने हैं। पुराने इतिहास की वीडियो भी ज़रूर देखें, इससे पहले के 12 वीडियो ज़रूर देखें। टोटल 13 वीडियो में अजय रावत जी की पुस्तक के हम 4 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। जो अगला यानी 5वां चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है वो है ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था। वो हम कल से देखने वाले हैं, क्योंकि अब हम देख चुके हैं 1815 में जैसे ही इन्होंने गोरखाओं को हराया तो कुमाऊं वाला क्षेत्र और गढ़वाल वाला क्षेत्र दोनों क्षेत्र किसके अधीन आ गए, अंग्रेजों के अधीन आ गए। और एक आता है टिहरी रियासत वाला क्षेत्र। यानी अगले जो 2 चैप्टर है हमारे, एक तो ब्रिटिश प्रशासन से रिलेटेड हैं और अगला उसके बाद जो छठा चैप्टर है वो 1815 के बाद गढ़वाल नरेशों के बारे में है। तो लगातार आपने सेशन देखने हैं, इसी प्रकार के वीडियो आते रहेंगे। आज की आपको हमारे नोट्स कैसे लगे, हमारी PDF कैसी लगी ज़रूर बताएं। और चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, कल मिलेंगे। धन्यवाद।